आवाज़ उठ चुका है। नमस्कार। सीपीआईएम के हरियाणा राज्य कमेटी के इस फेसबुक पेज लाइव में आप सबका स्वागत है। कमरेड सुरेंद्र मलिक ने, हमारे पुराने मित्र हैं, छात्र युवा आंदोलन के, अभी राज्य सचिव हैं पार्टी के, उन्होंने कहा कि इस स्थिति में जब लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखे हैं, शारीरिक, चूँकि स्वास्थ्य विधि के मुताबिक, तो कम से कम मानसिक दूरी नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दूरी नहीं होना चाहिए, संगठनात्मक दूरी नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये सामाजिक जो माध्यम है, इसके बदौलत हम एक दूसरे के करीब रह सकते हैं। अब पिछले 100 दिन से ज़्यादा ये जो लॉकडाउन की स्थिति बनी, जब अचानक प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, जैसे नोटबंदी के समय घोषणा किए थे, आज रात 12 बजे के बाद से कोई 2000, 1000 का, 500 का नोट नहीं चलेगा, और उसका असर अभी हम समझ नहीं पाए हैं। उसी तरह से उन्होंने घोषणा किया था 21 दिन। आप हरियाणा के लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने महाभारत का युद्ध का मुहावरा का इस्तेमाल किया था और कहा था 18 दिन में महाभारत का युद्ध का विजय हुआ था। हम 21 दिन में कोरोना की युद्ध से विजय प्राप्त करेंगे। लोग कहे तथास्तु, आयुष्मान भव। और फिर कुछ लोग तो बैल्कनी से उतर कर ताली बजाने लग गए, थाली बजाने लग गए। और कई जगह हमने देखा आईपीएस अफसर, एमएलए, मंत्री, आईएएस, बाकी लोगों को लेकर के आवास स्थल से निकल करके जुलूस निकाले। कोरोना विसर्जन हो रहा है गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, कि चलो हमने कोरोना से विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन आज ये पता चल रहा है इतना आसान नहीं है, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और अभी तो बहुत चर्चा हो गया, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। लेकिन कोरोना एक जो महामारी है, पूरे विश्व के मानवता के ऊपर एक बड़ा प्रहार है, और पहला शर्त है उससे निपटने के लिए पूरे मानवता को एकजुट होकर के अपनी मानव सभ्यता को बचाना है, मानव की ज़िंदगी को बचाना है। तो पहला सवाल आया कि आप लोगों को एकजुट करेंगे या लोगों की एकता को तोड़ेंगे। वो तमाम देश, वो तमाम समाज के लोग, वो तमाम क्षेत्र के लोग वो विजय हासिल किए या कर रहे हैं कोरोना के ऊपर, जो लोग एकता के ऊपर बल देते हैं, और जो लोग सामाजिक विघटन करते हैं, राजनीतिक विघटन करते हैं, एकता को तोड़ते हैं। जैसे अभी अमेरिका में आपने देखा, चमड़े के रंग से काला और सादा और बादामी रंग, इसमें जो फर्क किया जाता है, और दूसरा कई कारण है, मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अमेरिका भी एक नंबर में है। फिर बोल्सोनारो के वो ब्राज़ील 2 नंबर में है, और भारत अभी 3 नंबर में है। हम ओलंपिक में 1, 2, 3 नंबर हासिल करके पहुंचना चाहते हैं विक्ट्री स्टैंड में, जहां हमारा राष्ट्रगान गीत होगा, झंडा फहराया जाएगा। लेकिन हम इस कोरोना में 1 नंबर में अमेरिका, 2 नंबर में ब्राज़ील, 3 नंबर में हम कांस्य के पदक लेकर के हम खुश नहीं होना चाहते। हम इसमें गोल्ड मेडल भी नहीं चाहते हैं, सिल्वर मेडल भी नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह से हमारा देश इस राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कहीं सिल्वर या गोल्ड मेडल की तरफ नहीं आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हमारे आगे यूरोप के जो देश थे, एशिया के जो देश थे, वो सबको हम पछाड़ दिए हैं। इससे एक बात सही आप मान लो कि ये जो लॉकडाउन का प्रक्रिया था, उसको जिस तरह से ले आया गया, जिस तरह से अनप्लान्ड हुआ, और जिस तरह से ये अनलॉक भी अनप्लान हुआ, ये अनलॉक दोनों व्यर्थ हुआ। और ये इसलिए अनलॉक किया जाता है लॉकडाउन, कि सरकार को, समाज को, चिकित्सा विज्ञान को वो मौका मिले, वायरस का तलाश करे, रिसर्च हो, बीमारी के पता चले, टेस्ट हो, ट्रैकिंग हो, समाज को, उनकी मानसिकता को वैज्ञानिक निर्भर बनाया जाए, वैज्ञानिक सोच पैदा किया जाए, सामाजिक स्वास्थ्य विधि माने लोग, उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरी किया जाए, अस्पताल बने, क्वारंटाइन का बंदोबस्त किया जाए, लोगों को लॉकडाउन में या घर में रहेंगे तो घर तक राशन पहुंचाया जाए ताकि उसको सड़क में आना नहीं पड़े। हम ये सब नहीं किए। सही मानों में 6 महीना से ज़्यादा हो गया इस देश, विश्व में कोरोना आया, हमारे देश में आई। जनवरी के 30 तारीख को केरल में पहला आया। हम जनवरी में
आप सबको मालूम है क्या कर रहे थे, फरवरी में क्या कर रहे थे, मार्च में क्या कर रहे थे। ये जो ब्राजील अभी 2 नंबर में है, हम बोल्सोनारो को बुलाए थे गणतंत्र दिवस के पैरेड में चीफ गेस्ट के रूप से। उसके बाद में हम बुलाए थे ट्रंप को नमस्ते ट्रंप करने के लिए, मडेरा वो अहमदाबाद के स्टेडियम में लाखों लोगों को मजमा इकट्ठा करने के लिए, कि ट्रंप को दिखाने के लिए कि ट्रंप के चुनाव में मोदी जी कितना प्रचार कर रहे हैं देश में, और देश की जो गरीबी है उसको ढांकने के लिए 12 साल के मुख्यमंत्री मोदी जी, 6 साल के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके अपने राज्य में एयरपोर्ट से जाते समय ताकि गरीबी को देखने नहीं मिले, विकास को देखने नहीं मिले ट्रंप को, इसलिए वो दीवार बना रहे थे। और बीच में दिल्ली में हंगामा, झमेला, फसाद, गोली मारो सालों को हो रहा था। जब लोग कोरोना के लिए गोली ढूंढ रहे हैं, वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, उसमें बीजेपी नेता सब अल्पसंख्यक समुदाय को गोली मारो सालों को बोल करके चीख रहे थे और फसाद बर्पा कर रहे थे। ये सबको मालूम है, आप हरियाणा के लोग हैं, दिल्ली के बाजू में थे। तो पता चला केरल जिस तरह से निपटी, और केरल के स्वास्थ्य मंत्री शैलजा को जिस तरह से पूरे विश्व में आज मान्यता मिल रही है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं मिला? क्यों मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, क्यों उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में हम विफल हुए? क्यों आज बाकी दूसरे प्रांतों में वो बढ़ रहा है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे आसाम हो? ये सवाल हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया हमें सिखा रहा है, मोदिया, कि सवाल पूछना जुर्म है। देश में आपातकाल नहीं है, सवाल पूछना चाहिए। लोकतंत्र में अगर सत्ता से जनता सवाल नहीं पूछती है, मीडिया नहीं पूछती है, तो सत्ता कुछ भी कर ले। जैसा पीएम केयर का मामला है, कहाँ से फंड आया, चीनी कौन सा कंपनी दिए पैसा, प्रधानमंत्री कहते हैं, गृह मंत्री कहते हैं हम नहीं बताएंगे। जब 15 अगस्त को 2014 में सरकार के गठन के बाद मोदी जी पहला भाषण दिए थे, तो बोले थे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, स्वच्छता। ये स्वच्छता झाड़ू मारने वाला नहीं, जिसको बोलते हैं आप आर पार दिखता है, हम बंगला में स्वच्छता उनको बोलते हैं, और पारदर्शिता, इस पार से उस पार देखा जाए, और उसके साथ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, वो पूरा होगा। लेकिन हमने क्या देखा, चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए जो बॉन्ड सिस्टम किया गया, आज तक पता नहीं चलेगा कि किस किस कंपनी से कितना रुपया लिया गया। अब अगर खदान किसको दे रहे हैं, जंगल किसको दे रहे हैं, रेल किसको बेच रहे हैं, उसका फहरिस्त निकालेंगे तो हमें पता चल सकता है, अंदाज़ा लग सकता है कि मोदी 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 करने के लिए दिल्ली से ह्यूस्टन तक किस कंपनियों ने पैसा दिया था। दुबई में जब मोदी मोदी हुआ किया जा रहा था, तो किस कंपनी ने पैसा दिया था। चुनाव के समय होर्डिंग लगाने का, प्लेन चलाने का, पूरी बांटने का, पैसा बांटने का, गाड़ियों का कतार लगाने का पैसा किसने दिया था। उसी तरह से पीएम केयर में नाम दिया गया पीएम केयर, क्यों? पहला सवाल है हमारे देश में प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, PMNRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, NDRF है। तो ये अगर एक बहुत बड़ा विपर्य है, तो फिर अलग से आपने प्राइवेट फंड क्यों क्रिएट किया? और वो इसलिए किया कि सीएजी को हिसाब किताब नहीं मांगे। जो सीएजी लेकर के बीजेपी इतना हंगामा करती थी, आज वो सीएजी के सामने नहीं जाना चाहते। जो PSC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपने देखा पार्लियामेंट का, उसको वहाँ पे वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसी को धांधली किया जाता है, इसी को भ्रष्टाचार किया जाता, कहा जाता है। चूंकि मोदी जी कहे हैं अच्छे कारोबारी के तहत कि हर एक मामले में हमें फ़ायदा ढूंढना है, तो इसमें फ़ायदा ढूंढा जा रहा है। ये जबीर खान लिख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ डूइंग वर्क फॉर बिलियनियर्स नॉट फॉर पुअर्स। बेशक हम इसलिए कहते हैं पूंजीपति की सरकार। जो एकाधिकारवाद है वो बड़ा है, और इस समय पे भी आप देखेंगे जब हमारे दिहाड़ी मजदूर, हमारे किसान, हमारे रोज़ाने के मजदूर, हमारे जो यहाँ तक कि IT सेक्टर में जो काम करते हैं, जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं, वो सब की स्थिति बिगड़ रहा है। लेकिन हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचा। और सरकार अब नहीं कह रही, लेकिन जो 20 लाख करोड़ रुपया का जो 5 दिन 6 दिन का सीरियल बना करके निर्मला सीतारमण ने जो घोषणा की थी, कितने पहुँचे आपके पास? घोषणा तो हुआ था जुमला,
तो ये जुमलाबाज सरकार है। हम उस समय भी कहे थे 20,000 करोड़ रुपया भी नहीं, एक केरल की सरकार ये कोरोना से निपटने के लिए, मजदूरों के बाजू में खड़े होने के लिए, किसानों के बाजू में खड़े होने के लिए, पंचायती सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी, सेवा संबंधी कामकाज के लिए, राशन के लिए 20,000 करोड़ रुपया का योजना बनाए थे। उसी समय पता चला था, भारत सरकार कोर्ट तक पहुंचे थे जब केरल सरकार ये कहते कि बैंक का लोन थोड़ा डिले होगा पेमेंट करने का, बिजली का बिल थोड़ा बाद में भरा जा सकता है, कोई किसी को तंग नहीं करे खजाने के लिए इस समय, और सरकार कुछ राहत दे। भारत सरकार कोर्ट तक पहुंच गई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग हमारे देश के धन को लूट करके बैंक का दिवाला निकाले हैं, उनको वो पैसा देने का बंदोबस्त कर रहे हैं। अभी जब ज़रूरत थी, खासकर पहला आपने देखा जो प्रवासी मजदूर, जिस दिन लॉकडाउन घोषणा किया गया, लाखों लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, जिनका कमाई नहीं है, जिनका राशन नहीं है, जिनका रहने की जगह नहीं है, वो सरकार की सोच नहीं थी। मोदी जी भारतवासी बैल्कनी के बाहर भी रहते हैं, वो उनको ध्यान में दिखाई नहीं मिला। जब आनंद विहार में, जब गुड़गांव में, जब नोएडा में, जब दिल्ली में, जब मुंबई में, जब सूरत में, जब अहमदाबाद में, केरल से लेके कश्मीर तक जब लोग सड़कों पे आ गए कि हमें घर लौटना है, तब आपको ये पता चला देश को कि इतने करोड़ मजदूर हैं, या कहाँ जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना पूंजीपति संपत्ति बनाते हैं, ये कोरोना के कालीन समय पे ये प्रमाण हो गया कि संपदा बनाती है मजदूर, किसान। वो अपने रोजी रोटी के चक्कर में जो मेहनत करते हैं, उससे देश का संपद बनता है। और जब एक बार लॉकडाउन हुआ तो कोई पूंजीपति कारखाना नहीं चला पाएगा मजदूर के बगैर, किसान के बगैर कोई खेती में फसल उगा नहीं पाएगा। और इसलिए हम वामपंथी, हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ये मजदूर और किसान की बात करते हैं। लेकिन पूंजीपतियों ने क्या दिखाया, जब तक वो मजदूर संपदा बनाती है, कारखाने में काम करती है, तब तक उसको उसका पगार है, उसका मेहनत है, कीमत है। और जब हम लॉकडाउन की घोषणा कर दिए तो उनका पगार नहीं, उनका रहने का जगह नहीं, वहाँ से निकालो, उनका राशन नहीं, उनको पहुँचाने के लिए ट्रेन नहीं। ट्रेन को कहा जाता है राष्ट्रीय संपत्ति। जब राष्ट्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, राष्ट्रवादी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, राष्ट्र के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे वो बीमार लोग हों, परेशान लोग हों, चाहे घर से दूर फंसे हुए विद्यार्थी हों, छात्रा हों, चाहे रोज़गार के सिलसिले में गए हुए लोग हों, उनको लौटाने का भारत सरकार ने घोषणा की। ट्रेन आपके लिए नहीं है, माल ढुलाई होगा लेकिन पैसेंजर ढुलाई नहीं होगा। कुछ लोग समझे स्वास्थ्य विधि के लिए है, लेकिन कुछ नहीं। अभी देखो जब अनलॉक हो रहा है तो कोई स्वास्थ्य विधि माना जा रहा है? लोगों को मजबूर किया गया, 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, उनके परिवार के लोग मारे गए, आत्महत्या किए, वो रास्ता नहीं है। ट्रेन से कटकर मरे, बस के एक्सीडेंट से मरे, गाड़ी में ब्रिज से छलांग लगा के मरे। सरकार के कान में जू तक नहीं गया। वो सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोले, एफिडेविट करके से जो सॉलिसिटर जनरल है कि सड़क में कोई मजदूर नहीं है, और प्रधानमंत्री टेलीविजन के सामने भी झूठ बोले कि हम सब मजदूरों का, सब लोगों का ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। दूसरी बात, हम राशन की बात वामपंथी शुरू से कहते हैं, राशन दो। लाख लाख टन अनाज सड़ रहे हैं। हरियाणा में तो आप जानते हैं खुले में सड़ रहा है, और उस वक्त मजदूरों के पास रोटी नहीं है खाने के लिए, गरीब के पास। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो गोडाउन खोल दे और गरीब को भोजन मिले। ये हमारे देश की संस्कृति भी है, परंपरा भी है। सरकार कही कि अनाज को सड़ाकर हम सैनिटाइजर बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे, लेकिन मजदूरों को अनाज नहीं देंगे। फिर हम लोगों ने उतरे सड़क में, जैसे राहत कार्य के लिए उतरे, मजदूर हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, डीएफआई हो, एसएफआई हो, सीआईटी हो, एआईकेएस हो, हमारे एडवा हो, या जो संगठन नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो मानवदर्दी मन रखते हैं, वो सब लोग उतरे और इंसान को बचाने का कोशिश किया। ये है मानवता। जब कोई भी परेशानी होती है तो ये पता चलता है एक दानवीय शक्ति है, एक मानवीय शक्ति है। दानवीय शक्ति लोगों को मारने में उतरते हैं, और मानवीय शक्ति लोगों को बचाने के लिए उतरते हैं। ये तेजपाल खट्टर कह रहे हैं, मेहनत कश को एक होने की ज़रूरत है।
तभी आपके अधिकार बच पाएंगे, नहीं तो ये लुटेरी सरकार आपको और आपके अधिकारों को ख़त्म कर देगी। बिल्कुल, ये तो तेजपाल जी ने कह दिया तो तेज़ी के साथ, और सही है। तो इसलिए लोगों को जोड़ना पड़ता है। ये कोरोना से लड़ने के लिए भी मैं शुरू किया था कि एकजुटता प्रदान करना पड़ेगा, और वो कहें कि सामाजिक दूरी बनाए रखो। वामपंथा दक्षिणपंथा में ये फ़र्क है। हम वामपंथी कहते हैं सामाजिक दूरी नहीं, शारीरिक दूरी बनाए रखो और सामाजिक निकटता बनाओ, मानसिक निकटता बनाओ, नहीं तो लोग अकेले पड़ जाएंगे। आदिम काल से लोग जब भी बचने की कोशिश किए हैं, सभ्यता के इतिहास में ये है, हमें इकट्ठा होना पड़ा है, एक साथ होना पड़ा है। लेकिन जो शोषक हैं, जो पूंजीवादी हैं, वो चाहते हैं जो शोषित जनता है वो अलग हो जाए, अलग थलग हो जाए और उनका शोषण चलता रहे। उन्होंने कहा जुलूस नहीं कर सकते, जमायत नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन वो खदान बेच सकते हैं, वो रेल को प्राइवेटाइज कर सकते हैं, रेल को बंद कर सकते हैं, वो छटनी कर सकते हैं। और अभी एक ने कहा था, अभी हरियाणा में क्या, सब जगह में आप देखो, रेल में देखो, भर्ती में निषेध कर दिए, जॉब फ्रीज। आज पूरे देश में और हरियाणा में भी नए नौजवान का रोजगार का साधन नहीं होगा। ये कोरोना जब आया उससे पहले हमारे देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, कृषि में संकट था, बैंक चौपट हो रहा था, फेल हो रहा था एक के बाद एक बैंक, जीडीपी नीचे जा रही थी, और 50 साल में बेरोजगारी सबसे ऊपर थे। ये आर्थिक जितने परेशानी की हालत में जब ये कोरोना आया तो हमारा तो कमर टूटा हुआ था। बीजेपी वाले मान नहीं रहे थे, वो झूठ बोलते हैं। वित्त मंत्रालय के अफसरों के जरिए, राष्ट्रीय सलाहकार जो है उनके जरिए, आर्थिक सलाहकार है जो उनके जरिए एक के बाद एक झूठ बोला गया कि ये चंद महीने की बात है, सावन भादों का मामला है, अभी ये क्वार्टर में खराब स्थिति है, अगले क्वार्टर में अच्छा हो जाएगा। कैसे होगा अच्छा? अब आप तो देखो, हमारा ये जो हड्डी पसली है वो सब दिखने को मिल रहा है। सरकार के पास पैसा है ही नहीं। सरकार बैंक, रिजर्व बैंक का जो रिजर्व था वो पहले वहां से निकाल लिए, 2.25 लाख करोड़ रुपया। वो 20 लाख करोड़ का कहानी सुना रहे हैं, वैसे ही जैसा विदेश से कालाधन ले आएंगे बोले थे, आज तक नहीं आया। जैसे वो बोले थे 15 लाख रुपए आपके खाता में चले जाएगा 2000 के चुनाव में, और नहीं आया। जिस तरह से नोटबंदी करके उन्होंने कहा था, आतंकवाद को खत्म कर दिए, नकली नोट को खत्म कर दिए, भ्रष्टाचार को खत्म कर दिए, कहां खत्म हुआ? और ये सीरीज चल रहा है, ये एक दिन नहीं है। भाजपा और संघ परिवार को ये पहले मालूम होना चाहिए, और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि उनके चरित्र क्या है। वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, और ये धोखाधड़ी इस तरह से हो रहा है। जो किसान है, सरकार कही थी 2020 तक हम किसान की आमदनी को दुगनी कर देंगे। हरियाणा में ज़्यादातर किसानी के साथ है, खेती के साथ जुड़े हुए हैं। आप बोलो सरकार सच कही थी या झूठ कही थी? अब वो नहीं कहती ये बात। पिछले साल बजट में कहा गया था कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। अब सरकार वो बात नहीं करती, हमें याद दिलाना पड़ेगा। जिस तरह से विदेश से कालाधन लाने की बात नहीं करती, अब कालाधन की बात करती नहीं है। आप अपने बटुआ में देखो, हर रंग के नोट मिलेंगे, लेकिन अखबार में, टेलीविजन में, राजनीति में, संसद में कालाधन का चर्चा नहीं है। मोदी जी आने के बाद रंग बिरंगी नोट बना दिए हैं और कालाधन को भुला दिए हैं। वो कालाधन गया कहाँ? वो कालाधन वाले लोग गए कहाँ? अब ये जो कहा जा रहा है ना, खदान को बेचा जाएगा, वो पैसा लिया जाएगा। हाँ, अब ये एफडीआई की बात आई, आत्मनिर्भरता का नारा, लेकिन एफडीआई को बढ़ावा। ये सही कहा मलिक जी ने, शमशेर मलिक ने, अच्छा कहा शमशेर जी ने। शमशेर का मतलब होता है तलवार, शोड, एकदम तलवार के नोक की तरह उन्होंने ये सवाल को कहा। मोदी जी इसी दौरान भाषण में कहे आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और संघ परिवार और मीडिया लग गया, अरे ये ज़िंदगी में पहली बार सुना। ऐसा नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में ये बीजेपी वाले हिस्सा नहीं लिए थे, चाहे वो भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे हमारे देश के आदिवासी हों, किसान हों, चाहे वामपंथी हों, चाहे गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा आंदोलन करने वाले हों। ये सब लोग ये कहते कि आज़ाद भारत होने से, स्वाधीन भारत का मतलब है हम स्वनिर्भर होंगे,
सेल्फ रिलायंस, नेहरूवियन इकोनॉमी को जो कहा जाता है वो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। इसलिए हमने जो छोटे छोटे कंपनी, पहले निजी कंपनी के साथ रेल थी, हमने पूरे देश के इसको लेकर के भारतीय रेल बनाए, इसलिए इसरो बनी, इसलिए IIT IIM बनी। हम नेहरू के खिलाफ बहुत से बारे में हैं, लेकिन एक बुनियादी जो ढांचा बनाने का था कि अपने पैर में खड़ा होना है आज़ाद हिंदुस्तान को, कोई मदद करने वाला नहीं है। सोवियत रशिया कुछ मदद किए थे, अमेरिका मदद करने वाले नहीं थे, इसलिए हमें अपने आप में खड़ा होना है। तो हमें अक्सर इंदिरा गांधी तक हम ये भाषण सुनते थे कि हमें बीज में स्वनिर्भर होना है, हमें खेती में, अनाज में स्वनिर्भर होना है, हमें ऊर्जा में स्वनिर्भर होना है। हमारी पीढ़ी जब हम बड़े हो रहे थे तो ये बार बार सुन रहे थे। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सेल्फ रिलायंस। ये हाइफेनेटेड वर्ड है, सेल्फ स्व और रिलायंस निर्भर। मोदी जी क्या किए? आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? वो स्वनिर्भर नहीं बोलते, चूँकि वो ये हाइफेन को हटा दिए, हाइफेनेटेड को हटा करके उन्होंने एंड लगा दिए, सेल्फ एंड रिलायंस। अपना मतलब मोदी जी का, संघियों का और रिलायंस का, ये दोनों का भलाई करना उनका लक्ष्य है। तो आज ये सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी नहीं है, ये सेल्फ और रिलायंस के लिए है। और इसलिए हम वामपंथी कहते हैं जब तक हम समाज के लिए, देश के लिए और उसके लिए समता के लिए लड़ना है, और वो समता तब तक नहीं होगा कायम जब तक हम एकता के लिए लड़ेंगे। जो समानता के लिए नहीं है वो एकता के लिए नहीं है, और उल्टे तरफ से आप देखोगे जो एकता के विरोधी है वो समानता के भी विरोधी है। और इस देश में ये खाई बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है, अमीर और गरीब का, पूरे विश्व में। तो ये जो खाई बढ़ रहा है, ये कोरोना में और ज़्यादा ये सामने स्पष्ट हो गया। जो लोग पूंजीवाद का मतलब ये समझते थे कि विकास, ये विकास पुरुष का जो विकास, अगर समानता नहीं होगा, और विकास का मतलब अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खेती, रोजगार ये नहीं होगा तो रिलायंस की पूंजी तो बढ़ रहे हैं, मोदी जी जियो जियो करेंगे। और एक ही देश में आप केरल में देखो, हम कोरोना से लड़ पाए चूँकि 1957 में जो पहला कम्युनिस्ट सरकार बनी है नामोदीपात के नेतृत्व से, तब से हमने शिक्षा के ऊपर बल दिए। तो केरल 100% लिटरेसी, महिला पुरुष के अंदर समानता पैदा की। तीसरा है हम वहाँ पे जो अलग अलग धर्म, जाति, जनगोष्ठी हैं वो सबकी एक एकता पैदा की है। ऐसे बहुत सी बात है जो आपको मालूम है या तो मालूम करना पड़ेगा कि एक ही देश के अंदर क्यों इतना अंतर है। और यही राजनीति का सवाल है। राजनीति का मतलब ये नहीं जैसे अभी कोरोना से पहले हो रहा था कि गोमूत्र सेवन करो, वो अवैज्ञानिक सोच है। आज जब कोरोना इतना बढ़ रहा है तो जो गोमूत्र पार्टी कर रहे थे हरियाणा में और दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, उनसे पूछिए अभी क्यों नहीं है? कि अभी हमारे गांव के में हमारे गाय का बैल पेशाब नहीं है? अरे कोई अगर अपने सेवन करते हैं तो ठीक है, लेकिन कोई अगर ये कहे कि इसको सेवन करोगे या गोबर में आप स्नान करोगे तो फिर आपको बीमारी नहीं होगा। अब क्यों बोल रहे हैं सैनिटाइजर चाहिए? अब क्यों बोल रहे हैं कि टेस्ट करना पड़ेगा? अब क्यों बोल रहे हैं कि पीपी पहनना पड़ेगा, गोबर स्नान नहीं? तो ये वैज्ञानिक सोच, एक सामाजिक चेतना, दो वैज्ञानिक सोच, तीसरा संगठन। सिर्फ सरकार नहीं, सरकार और जनता के बीच में संगठन का जो जुड़ाव। इसलिए पूरे केरल की जनता एक साथ मिल करके इसको लड़े और कामयाब बने। और जहां ऐसा नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए, वियतनाम चीन के बाजू वाला देश है। जो लोग ये कह रहे हैं कि चीन की वजह से हुआ, तो चीन के साथ लगा हुआ देश है वियतनाम। वहां एक की भी मृत्यु नहीं हुई कोरोना में, वो रोक पाए। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में जो सामाजिक बंधन तैयार हुआ था, जो राजनीतिक दृष्टिकोण पैदा हुई थी, और जो वो लड़ाई लड़े साम्राज्यवाद के खिलाफ पूरे जनता, उसका जो धरोहर पैदा हुआ, जो अमरीकी साम्राज्यत को परास्त किए वो जनता,
कोरोना को भी परास्त कर सकते हैं। और जो साम्राज्यवाद से दोस्ती कर रहे हैं वो कोरोना से क्या लड़ेंगे, खुद साम्राज्यवाद तो अस्त व्यस्त है। तो वो जनता के बीच में एक वो लड़ने का एक चाहत पैदा करना पड़ता है। यहां सवाल आया कई, उसमें एक बार बार कहा जा रहा है कि युवाओं के बीच में आजकल एक ऐसा माहौल बनाया गया है कि भक्त मंडली बन जाओ, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, धर्म के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ बात करो, नफरत फैलाओ और राजनीतिक बातचीत नहीं करो। अरे यही राजनीति हो रहा है। आप देखो आज इस स्थिति में सबसे ज्यादा जब अर्थनीतिक संकट है, आर्थिक संकट का परेशानी नए पीढ़ी के ऊपर आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में ये नए नौजवान हैं। पिछले 6 साल में रोजगार को साधन को बढ़ाया नहीं गया, रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। और फिर आप हरियाणा के लोग आप जानते हो, नए पीढ़ी को नशे के में डाला जा रहा है। तो एक तरफ आप कहोगे 2 साल में 2 करोड़ बेरोजगार को नौकरी देंगे, दूसरी तरफ रेल के नौकरी में जो लोग परीक्षा दिए, राज्य सरकार के अलग अलग परीक्षा दिए रोजगार के लिए, उनका रिजल्ट नहीं निकालोगे बरसों से, उनका भर्ती नहीं करोगे, भर्ती में रोक लगाओगे, तो वो नौजवान जाए कहाँ। इसलिए हम ये युवा पीढ़ी को कहते हैं कि स्थिति को पहले समझना पड़ेगा, फिर स्थिति को बदलना पड़ेगा। और ये बदलने का काम अकेले हो नहीं सकता, इसलिए लोगों के अंदर जुड़ाव पैदा करना पड़ेगा। मैं कभी DFI का काम करता था, उस वक्त हरियाणा में जाता था अक्सर। अभी नए पीढ़ी के नौजवानों से उससे संपर्क नहीं है। अभी आज जो DFI के नेतृत्व हैं वो अच्छे ढंग से ये बता पाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस समय सबसे बड़ा संकट देश को एक खाद्य का संकट है, दूसरा रोजगार का संकट है और तीसरा ये जो आर्थिक संकट है। इसलिए काम के लिए, रोजी के लिए, रोटी के लिए और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, चाहे देश का हो, चाहे समाज का हो, चाहे प्रांत का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे अपना हो, हमें एकताबद्ध तरीके से लामबंद होकर के लड़ना पड़ेगा। चूंकि ये ऐसा स्थिति बना है, आप कल चाहो तो सब लोग ये सामाजिक जो दूरी की बात करते हैं या शारीरिक दूरी की बात करते हैं, जो उसको आप तोड़ करके आप नहीं आ सकते। ये महावीर पाय कह रहे हैं कि 1538 पोस्ट पर हरियाणा सरकार ने भी रोक लगा रखी है। तो खट्टर जी क्या मोदी जी से या अमित शाह से अलग हैं? ये तो राजनीतिक सोच है। जब भी ऐसा स्थिति बनता है तो और ज़्यादा रोजी का साधन बनाना पड़ता है। इसलिए हम पहले दिन से ये कहे कि जो आर्थिक संकट है इससे अगर निपटना है तो जनता के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। पैसे कैसे आएगा? जनता के हाथ में काम देना पड़ेगा। जिसका काम चला गया उनको भत्ता देना पड़ेगा, कम से कम 7,500 रुपये हर माह करके आप 6 महीना 1 साल दो। क्योंकि इनके पास जब पैसा आएगा वो पैसा वो बाज़ार में जाएगा, बाज़ार में वो सामान खरीदेंगे, तब वो जो मांग, जो आर्थिक लॉकडाउन का, मोदी जी के लॉकडाउन से जो अर्थनीति का चक्का बैठ गया है उसको फिर से चालू करने के लिए बाज़ार में पैसा आने की ज़रूरत है। वो अंबानी को, अदानी को वो पैसा देने से नहीं आएगा, वो पैसा गरीब मध्यम वर्ग को देना पड़ेगा। और वो पैसा जब बाज़ार में आएगा तो जब सामान खरीदा जाएगा तो उसका डिमांड तैयार होगा। जब डिमांड तैयार होगा तो फिर वो सामान उगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और तब फिर वो चक्का चलेगा तो उसमें फिर काम जुटेगा। मोदी जी को कौन समझाएगी? वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो महीने में 1 दिन मन की बात करते हैं, बाकी दिन धन की बात करते हैं, और वो धन काला धन की बात नहीं है। जो धन्ना सेठ है उनका धन और किस तरह से बढ़े। और उसके चलते इसी दौरान उन्होंने, जब जनता के हाथ में पैसा देने की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त वो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस, ये सब में वो कीमत बढ़ाते गए, टैक्स लगाते गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम है उस वक्त सरकार, जैसे दुधेल गाय से दूध निकाला जाता है वैसे जनता के पास से वो पैसा ले रहे हैं। आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं एक बात करूं, मोदी जी प्रधानमंत्री होने से पहले वो एक इंटरव्यू में कहे थे
कि जैसे हम, वो तो फकीर आदमी है ना, एकदम सीधा सीधी चलते ऐसा बोलते हैं, वो 10 लाख का सूट की बात तब तक आई नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो मैं हाफ कुर्ता पहनता हूँ विशेषता है, क्योंकि मुझे खुद से इस्त्री करना पड़ता था। तो जब इस्त्री करते थे, आयरन लगाते थे, तो मैं देखा कि ये इतना लंबा हाथ को क्यों आयरन करूं जब खुद से करना पड़ता है। तो मैं आस्तीन काट दिया, आस्तीन छोटा हो गया, तो हमारा काम कम गया। तो वो छटनी में यकीन करते हैं, छांटने में यकीन करते हैं। जो लोग रोज़गार नए देने का छोड़ दो, जो रोज़गार में थे उनका वो छटनी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये पेट्रोल डीजल का कीमत का मतलब है, जो वो आस्तीन काटे थे ना, और ये पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ाया गया, ये पॉकेट काट रहे हैं लोग, जनता के पैसा निकाल रहे हैं पॉकेट से, और इसलिए इसके विरोध में भी संघर्ष को तेज करना है। तीसरी बात है, सरकार को इस समय खर्च बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा। तो वो जब बढ़ाएंगे तो वो रोजगार का सृजन होगा, उसके बजाय सरकार यहाँ पे खर्च कमा रही है। वो विदेश से औजार खरीदेंगे। इसी दौरान हमने पूरे विश्व में पिछले 3 महीने में औजार खरीदने में सबसे ज़्यादा खर्च किए। अब खरीदना पड़ेगा। लोग बोलेंगे देखो आप राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं चाहते, बेशक राष्ट्र को सुरक्षा रखना पड़ेगा। अब ये चीन सीमा पर जो कुछ हुआ, तो हमारा सुरक्षा बल को भी तैनात रखना पड़ेगा, उनके हाथ में औजार भी देना पड़ेगा। हम सब चाहते हैं देश सुरक्षित रहे, लेकिन हमने क्या देखा कि वो जो हाथापाई हुआ। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास मिसाइल्स है, हमारे पास बहुत औजार हैं, लेकिन आज के दिन में वो औजार आपको सुरक्षा नहीं दे रही है। आप अगर शिक्षा में व्यय करते, आप अगर स्वास्थ्य में व्यय करते, तो ये कोरोना के समय पर आप देश को सुरक्षित रख सकते थे। इसलिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सरकारी व्यवस्था, एकदम गांव के फीवर क्लिनिक हो सकता था, प्राइमरी सब्सिडियरी हेल्थ सेंटर, और वहां से लेकर हॉस्पिटल तक। लेकिन मोदी जी के काल में हमने क्या सुना? हेल्थ इंश्योरेंस। हम उस समय संसद में भी ये कह रहे थे, हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है स्वास्थ्य सेवा से सरकार अपने हाथ को खत्म कर दे और प्राइवेट सेक्टर को दे दे, और उनके आमदनी का खर्चा सरकार बंदोबस्त कर दे हेल्थ इंश्योरेंस के मुताबिक। आज जब कोरोना हुआ तो आप समझ सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कुछ काम कर रहा है, और सरकार आयुष्मान भारत के नाम पर भी झूठ बोली, आंकड़ा गलत दिए। हमें ज़रूरत है वेंटिलेटर की, हमें ज़रूरत है आईसीयू यूनिट की, हमें ज़रूरत है आइसोलेशन सेंटर की, हमें ज़रूरत है अस्पताल में और ज़्यादा वार्ड की, और ज़्यादा नर्स, और ज़्यादा डॉक्टर, और ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी, और ज़्यादा सफाई कर्मी। सरकार ये सब जगह में रोक लगा दी है, और अब कह रहे हैं हमारे पास संख्या कम है। तो ये संकट तो सरकार तैयार कर रही है। ये कुमार शिवम ये कह रहे हैं, मैं नहीं, हमारे सुरक्षा बल ही काफ़ी है, लेकिन आरएसएस वाले बोले थे ना, आरएसएस के प्रधान मुखिया, कि 3 दिन लगेगा हम सीमा में पहुंच जाएंगे। 15 जून के बाद अभी 1 महीना होने वाला है, कोई आरएसएस वाले सीमा पर नहीं पहुंचे। वो सब भाषणबाजी होता है। प्रधानमंत्री तक अपने भाषण में चीन शब्द नहीं बोलता है। ये सब सीपीएम के खिलाफ गाली देने के लिए चाइना चाइना करते हैं। जब एक दिन टेलीविजन चैनल में आए, सब लोग इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री कुछ घोषणा करेंगे, चाइना के बारे में बोलेंगे। 56 इंच के छाती वाले चाइना नहीं बोले, वो चना बोले। 5 किलो चावल और 1 किलो चना। देश के संकट के समय ये रामविलास पासवान भी बोल सकते थे, राशन मंत्री, और आपके प्रांत के खाद्य मंत्री भी बोल सकते थे। प्रधानमंत्री इतना घोषणा करके चावल और चना की बात कर रहे हैं। हम वामपंथी शुरू से कहते हैं खाद्य का अधिकार, राशन का अधिकार, जिसके पास कार्ड नहीं है उनको भी राशन दो, किसान से तमाम अनाज खरीदो, यूनिवर्सल प्रोक्योरमेंट करो, उनके एमएसपी बढ़ाओ। इसलिए हम वामपंथी बदनाम हैं। लेकिन दक्षिणपंथी कभी आप सुने हैं? वो मंदिर मस्जिद बोलते हैं। लेकिन अभी प्रधानमंत्री
चना बोले, क्योंकि 2 महीना पहले उन्होंने कहा था 1 किलो करके दाल देंगे, वो दाल देखने नहीं मिला। उन्होंने बोला कि 1 नेशन 1 रेशन, ये 1 साल पहले भी घोषणा किया गया था, लेकिन रामविलास पासवान जो खाद्य मंत्री है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ये फेल कर गया, ये स्कीम, इससे फ़ायदा नहीं मिला। तभी वो रोटी ट्रेन के लाइन में आपको देखने को मिला था प्रवासी मजदूर का, राशन के बगैर लोग मर रहे थे, तब वो सड़क में आए थे। तो घोषणा एक होता है और काम दूसरा होता है। जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं रहेगा, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसको अगर आप खत्म कर दोगे तो आप राशन दोगे कैसे डोर स्टेप तक? लॉकडाउन का मतलब था सबको बोलना कि आप घर पे रहो, सिर्फ भाषण के लिए नहीं, स्टे होम स्टे सेफ, सिर्फ विज्ञापन के लिए नहीं। तो जब लोग घर पे रहेंगे, एक उनका आवास होना चाहिए। हमारे देश में कितने लोग आवासहीन हैं। फिर मजदूर कोई परिवार कहीं है और वो कहीं और रहते हैं, कारखाने में रहते हैं, होटल में काम करते हैं, वहां रहते हैं। आप लॉकडाउन का मतलब है काम बंद, मतलब बोला सड़क में चले जाओ। और 2, वो स्टे होम स्टे सेफ तभी रहेंगे, घर से नहीं निकलेंगे, और उनकी जो जरूरत है वो घर तक पहुंचाना पड़ेगा। जो केरल सरकार ने किया वो देश के अन्य प्रांत में नहीं हुआ, कि उसके जो जो जरूरत चीजें है, साबुन, तेल, मसाला, सब्जी, सामान, अनाज, वो उनके घर तक पहुंचा देना पड़ेगा। सरकार लॉकडाउन में ये परिसेवा देने के बजाय सरकार पुलिस के जरिए, लाठी के जरिए, बच्चे हॉस्टल से घर लौट रहे हैं उनको नील डाउन कराए, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में क्रॉलिंग करवाए, लाठी चलाए, फर्जी मुकदमा लगाए, डिसइंफेक्शन स्प्रे किए, एक पुलिस स्टेट का बंदोबस्त किए। और गृह मंत्री के निर्देश पर दिल्ली पुलिस, जो नागरिकता संशोधनी कानून के खिलाफ जो बच्चे लड़ रहे थे, चाहे जामिया के हों, चाहे अलीगढ़ के हों, चाहे जेएनयू के हों, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे पूरे देश के कहीं के भी हों, उनको वो अरेस्ट करने लगे और फर्जी मुकदमा लगाने लगे। उससे पहले टेलीविजन चैनल, मीडिया, ये जमात, वो क्या बोलते हैं, तबलीग जमात, निजामुद्दीन, ये लेकर चर्चा में लग गए। और फिर सोशल मीडिया में लगा कि ये सब्जी इससे मत खरीदो, ये फल उससे मत खरीदो। जब लोग भूखे मर रहे हैं, जब लोगों को सामान चाहिए, तब वो कह रहे हैं किससे खरीदना किससे नहीं खरीदना। पुराने सब रिकॉर्ड निकाल करके वो दिखा रहे थे, फर्जी फोटोशॉप करके। और ये लोग देशभक्त बनते हैं। हमने देशभक्ति भी देखा। चुनाव के वक्त 56 इंच का छाती जो लोग समझे थे, ये 56 इंच का छाती किसी व्यक्ति का नहीं है। कोई भी व्यक्ति का 56 इंच छाती नहीं होता, भैंस का होता है, गाय का होता है। लेकिन चुनाव में यह माल बेचा गया, जैसे साइन बोर्ड लगाया जाता है ना, कोई भी पैकेट के ऊपर लिखा जाता है सामान बेचने के लिए। बाद में पता चला वो 56 इंच टेलीविजन का स्क्रीन का साइज है, प्रधानमंत्री का छाती का साइज नहीं है। और इसलिए हमने आज देखा कि प्रधानमंत्री गलती से भी नाम नहीं ले रहे हैं। जो संघ परिवार वाले वो फेसबुक में और व्हाट्सएप में घुस करके चीन करते हैं ना, उनसे पूछो कि मोदी जी कितने बार गए थे चीन। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम चीन से ही सौदा करना पड़ेगा, गुजरात चीन के सहारे बड़ा होगा। अच्छी बात है, हम बुरा नहीं मानते। वो चीनी भाषा में, जो चीनी बॉयकट बोल रहे हैं ना, वो अपने विजिटिंग कार्ड चीनी भाषा में ले गए थे। यहां तक कि उनका जो ऐप सब इस्तेमाल किए वो सब भी चाइनीज। वो जो बीजेपी मिस कॉल में बोला ना मेंबरशिप का, वो भी चाइनीज ऐप में था। अभी जब भारत का मैप को संभालना है तो वो चीनी ऐप्स की बात कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं ढकोसला, इसी को कहते हैं तमाशा। और अब ये कह रहे हैं कि 130 करोड़ लोगों को मिलकर के हमें, बेशक, तो आज जब कह रहे हो कोई भी परेशानी होता है देश के सामने, तो 100
30 करोड़ लोग को एक साथ होना है। तो आप नागरिकता संशोधनी कानून के नाम पर क्यों कह रहे थे 10 करोड़ को निकालना है, बंगाल से 2 करोड़ को निकालना है, भाषा देख करके, धर्म देख करके उसको राष्ट्रहीन बनाना है? तो ये 130 करोड़ से 10 करोड़ अलग तो नहीं कर रहे अभी आप? ये एकता के खिलाफ है। तो नौजवानों को जैसे अपने रोजी रोटी की लड़ाई लड़ना है, वो लड़ाई हम नहीं लड़ सकते अगर हम एक साथ होकर के नहीं लड़ते हैं। राष्ट्र प्रेम का मतलब ये नहीं है कि कौन कितना जोर से चीख करके नारा दे रहा है। राष्ट्र प्रेम का मतलब है एक, जब साम्राज्यवादी शासन हमारे देश में चल रहा था उस वक्त कौन लोग देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान को निछावर किए और कौन लोग अंग्रेज़ की गुलामी को माने और दलाली किए। 2 आज़ादी के बाद देश के करोड़ों लोगों को कौन लोग एक साथ कर रहे हैं और कौन इस देश की जनता को एकता को तोड़ रहे हैं। 3, कौन इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं और कौन विदेशी पूंजी को ले आकर के FDI के नाम पर हमारे देश के अपनी जो राष्ट्रीय उद्योग है, हमारा जो कृषि है, हमारा जो जंगल है, हमारा जो जमीन है, हमारा जो खादान है, वो लुटेरों के हाथ में दे रहे हैं। 4, राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्रवासी। राष्ट्रवासी में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं। कौन लोग हैं जो ये नारी और पुरुष के एकता, समानता को यकीन करते हैं कि सबका समान हक है, और कौन ये कहते हैं कि नारी और पुरुष में फ़र्क होना चाहिए, नारी को अधिकार समानता का देंगे नहीं। ये सब एक एक यार्डस्टिक है। तो नौजवानों को ये समझना पड़ेगा, हमारे दिल और दिमाग में कुछ ऐसे सोच भर दिया जाता है। अभी मैं शिक्षा के बारे में कहूँगा, अभी आप देखो परीक्षा नहीं हो रहे हैं, ये लेकर के काफ़ी परेशानी है। इसी दौरान UGC का नया ऑर्डर आया है और शिक्षा को एक तरफ से महंगा किया जा रहा है, कमर्शियल किया जा रहा है, और जो आदिवासी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, महिलाएं, ग्रामवासी जो शिक्षा के मौका को इस्तेमाल कर रहे हैं, सविता ये कह रही, हाउ कैन वी ब्रिंग एंड एनकरेज न्यू लीडर्स एंड सपोर्टर्स टू ज्वाइन एंड वर्क फॉर द पार्टी एंड मेक पार्टी स्ट्रॉन्गर। हाँ, मैं इसी बात में सविता मैं आ रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि इस वक्त ये देखना पड़ता है कि शिक्षा के अधिकार को हमें बचाना है। वो शिक्षा के अधिकार को छीन रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे देश के लोग शिक्षित हो। वो चाहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो एक लाइन करके आएगा और अशिक्षित लोग रहेंगे तो उनको गुमराह करने में आसान होगा, अफवाह फैलाने में आसान होगा। अगर मोदी जी बोल दिए कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में हम MA किए हैं तो बाकी भक्त जो है वो मान लेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होगा एंटायर पॉलिटिकल साइंस कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। अगर मोदी जी बोल देंगे कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तो बाकी भक्त मंडली बोलेंगे हाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा। उनको ये मालूम नहीं होगा कि 5 ट्रिलियन में कितना शून्य होता है। अब रही बात कि ये संकट से एक रास्ता सूझता है, वो है ये जो पीढ़ी जो इस संकट के दौरान में फंसे। हर दौर में ऐसा होता है, विश्व का इतिहास इस बात की गवाही देती है। मार्क्सवादी भी ये कहते हैं कि हर दौर जैसा नया नया चुनौती पैदा करता है, उसी तरह से वो पीढ़ी उस चुनौती से निपटने के लिए वो रास्ता ढूंढते हैं। और जो लोग ये समझे थे कि चलो मोदी जी है तो सब मुमकिन है, ये नया पीढ़ी के अंदर ये सोच पैदा होगा कि ये संभव नहीं है, हमें अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। एक, अगर दशा को परिवर्तन करना है तो दिशा को परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है तो किस दिशा में हम जाएं। तो हमने कहा जो पिछले 20-30 साल हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण में लूट जैसा बढ़ा, गरीबों का शोषण जैसा बढ़ा, अमीर और गरीब का घाई जैसे बढ़ा, आर्थिक संकट जिस तरह से बढ़ी, उसी तरह से आप ये देखो हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, जात पात, सावर्ण, उच्चवर्ण, निम्नवर्ण ये बोल कर के लड़ाई लड़ाया गया और वो बढ़ा। इसलिए हमें एक साथ होना पड़ेगा एकता के लिए। और ये कोरोना में सिखाया कि हम अकेले नहीं बच सकते, हमें सबको लेकर के बचना पड़ेगा। और एक झूठ आज भी प्रमाण हो गया, अभी धारावी का बस्ती
जहाँ लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, वो मान रहा है कि किस तरह से एकजुटता और विधि मानने से लोग वहाँ पे कोरोना से लड़ पाए। और अमिताभ बच्चन, हम उनका चाहते हैं कि इस संकट से उनका मुक्ति हो, स्वस्थ बने, उनके परिवार के लोग, उनको कोरोना के ये बीमारी लगा। तो जो लोग ये समझते हैं ये गरीबों की वजह से हो रहा है, काम करने वाली बुआ आ रही है उसके लिए हो रहा है, बस्ती से आ रहे हैं, झोपड़पट्टी से आ रहे हैं उनका हो रहा है, तो वैसा नहीं है। बल्कि जो हर्ड इम्यूनिटी है, एक साथ जो लड़ते हैं, एक साथ जो निपटते हैं, उनके अंदर एक जैसा सद्भावना पैदा होता है वैसा एक संभावना पैदा होता है, एक साथ जीने का, जिंदगी से निपटने का और साथ साथ मौत से लड़ने का। दूसरी बात कि हम पार्टी में, जो सविता का सवाल आया, दूसरे लोग भी ये सवाल पूछे फेसबुक में, नए पीढ़ी को किस तरह से ले आए। उसके साथ एक जुड़ा हुआ है कि नए पीढ़ी किस लिए हमारे पार्टी में उस तरह से दिखने को नहीं मिलता है। वो प्रचार करते हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी 100 साल के इतिहास से जो नए पीढ़ी नौजवान होते हैं उससे ड्रिवन होता है। इसलिए देखो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आप देखें, हरियाणा में, राजस्थान में आप देखो, छात्र आंदोलन देखो, हिमाचल में देखो, जहाँ भी जिस कॉलेज में जहाँ छात्र संघ है, चाहे हैदराबाद में हो चाहे हिमाचल में हो, वहाँ वामपंथी राजनीति है। वो इसलिए छात्र संघ नहीं करने देते, इसलिए चुनाव नहीं करने देते, छात्र राजनीति के विरोध में है। वो छात्रों को या तो पैसा दे करके हो, या बंदूक दे करके हो, या जात पात के नाम पर हो, या धर्म के नाम पर हो, भाग कर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हमें इडियोलॉजी ड्रिवन विचार सैद्धांतिक रूप से समझना पड़ता है। हम वामपंथी इसके ऊपर बल देते हैं। कोई एक नेता के पीछे पिछलग्गू होने से काम नहीं चलेगा। नई पीढ़ी को उसको उसकी दिशा को ठीक करने के लिए दशा को समझना पड़ेगा। और हमारा राजनीति, अर्थनीति, समाज, इतिहास, भूगोल, विश्व के अन्य प्रांतों में क्रांतिकारियों के, भगत सिंह ने क्या किया, आयरिश क्रांतिकारी ने क्या बोला, रूस में कैसे क्रांति हुआ, अफगानिस्तान में क्रांति करके किस तरह से लोग आगे बढ़े थे, और किस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान और बाकी लोग मिलकर के धर्म के नाम पर वहाँ पे तालिबानी को ले आए, और उसमें किस तरह से समाज पीछे हट गया। ये इसका अध्ययन करना पड़ता है। और वो अध्ययन करते हैं बोल करके वामपंथी नौजवान जो कार आते हैं, तो आप देखोगे उसके सामने कोई तर्क में समझ नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ये जानकारी रहता है। गाली गलौज का नहीं, जानकारी की बात है। और हमारे पार्टी की तरफ से हमारे तमाम संगठनों को ये बल देना पड़ेगा। हम पार्टी प्लेनम में ये फैसला लिए हैं कि नए पीढ़ी के लोगों को जिम्मेदारी देकर के सामने उभारना पड़ेगा। हर पार्टी की हर कमेटी, एकदम निचले कमेटी से लेकर के उचला कमेटी तक, जो नए नौजवान आएंगे उनके अंदर जो जोश है, जो ऊर्जा है, जो समझ है। और इस पीढ़ी में, ये ध्रुव तारा बंगला में सवाल पूछ रहा है कि बंगाल के चुनाव में क्या होगा। मैं बंगला में जब बोलूँगा, बंगाल में भी रोज़ बोलता हूँ, तब मैं बताऊँगा। अभी मैं ये नए पीढ़ी के बारे में बता रहा हूँ, नौजवानों के बारे में। और ये जो कॉमरेड लोग लाल सलाम, स्वागत है, ये सब कर रहे हैं ना, वो अगर आप कम करें तो जो सीरियस सवाल है उसको मैं यहाँ पे देख ले पाऊँगा। नहीं तो एक के बाद एक ये बात आती जा रही है। मैं आप सबको लाल सलाम कर रहा हूँ, प्रणाम भी कर रहा हूँ, नमस्कार भी कर रहा हूँ, और अच्छी बात भी हो रही है। लेकिन आप कोई सवाल अगर है तो वो लिखे तो अच्छा रहेगा। तो मैं ये कह रहा था कि इनके ऊपर नए पीढ़ी जो उनकी ऊर्जा है, उनका जो सोच है, उनका जो समझ है, चूँकि हर नए पीढ़ी अपने वो समस्या के समाधान के लिए अपना सिग्नेचर स्टाइल ले आते हैं, नए टेक्नोलॉजी ले आते हैं, नए टूल्स ले आते हैं, नए स्टाइल ले आते हैं, और वो उसको हमें अपने अंदर समेटना पड़ेगा। हमने हमारे पार्टी के नेतृत्व के अंदर इस समझ को पैदा किए हैं। और आज बंगाल में आप देखो, चाहे केरल में देखो, चाहे जहाँ भी वामपंथी है, आपके हरियाणा में मैं अभी जब गया था पिछले दिन रोहतक में, मैं देखा था कि नए पीढ़ी के विद्यार्थी, नौजवान किस तरह से हमारे आंदोलन में जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारा ज़रूरत है इस संख्या को भी बढ़ाना और उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाना। ये हमारे लिए एक चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए जैसे आंदोलन, संघर्ष, जैसे क्रांतिकारी सोच, वैसे ही लोगों की जो ज़रूरत है, लोगों की जो परेशानी है, उसको सामने रख करके हमें
आपको आंदोलन संघर्ष में जाना पड़ेगा। परिवार के लोगों की अंधभक्ति को से कैसे निकाले, झगड़ा मत करना, उनके अनुभव एक्सपीरियंस को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे अंधभक्ति कैसे होता है। आप देखो, अभी अमिताभ बच्चन 2 दिन पहले कह रहे थे आयुष के लिए विज्ञापन दे रहे थे, और जब अभी उनकी बीमारी हुई तो उनको एलोपैथिक हॉस्पिटल में, नानावती हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ये रामदेव बाबा जी सब बीमारी का योगा करने से ठीक हो जाएगा, मोदी भी बोले, रामदेव बाबा भी बोले, योगा ठीक है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन सब बीमारी के लिए दूरी नहीं है। इसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पूरे विश्व में हम पीछे इसलिए हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पूरे विश्व के अंदर हमारा आंकड़ा सबसे नीचे आता है। स्वास्थ्य संबंधी खर्च हमारे देश में जीडीपी का जो हिस्सा होना चाहिए वो 1% के लगभग है, हम 3% चाहते हैं, और इसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी हम पीछे हैं। और इसलिए नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश जो बीमारी से निपट पा रहा है, हम उस बीमारी से निपट नहीं पा रहे हैं। तो ये भक्ति से नहीं होगा। भक्ति अपनी जगह पर रहे। जो शक्ति से हम ये लड़ सकते हैं, वो शक्ति हमें शिक्षा और स्वास्थ्य और वैज्ञानिक सोच दे सकता है। ज़्यादातर कॉमरेड के घरों में नहीं, कॉमरेड पटेल, ज़्यादातर लोग, चूँकि पूंजीवादी समाज में ऐसा होता है, दखियानुसी जो सोच है वो हमारे शिक्षा में, हमारे सामाजिक वातावरण में, हमारे पारिवारिक वातावरण में, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण में, वो हमारे दिमाग के अंदर कूट कूट के भरा जाता है। महिला पुरुष के अंदर संपर्क क्या होगा, वो इसी एकदम बचपना से शिक्षा के नाम पर हो, कुशिक्षा के नाम पर हो, वो दिमाग के अंदर डाला जाता है। और इसलिए नए सोच का आगाज़ नई पीढ़ी करती है और उसको जनता के बीच में ले जाना पड़ता है। ये भगत सिंह जब क्रांतिकारी बने, उनका भी आप विचार पढ़ो तो आपको मालूम होगा। वो क्रांतिकारी सोच को ये बोले कि वो लेनिन की कहावत है कि नए पीढ़ी जो होते हैं वो वार्तावाहक होते हैं, मैसेंजर होते हैं। तो ये मैसेज को किसानों के अंदर, परिवार के अंदर, गांव के अंदर, मजदूरों के अंदर ले जाना पड़ता है। इसलिए नौजवान संगठन को मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि एज ए मैसेंजर वो इस नए सोच को, नई बात को ले जाते हैं। जैसे अभी अंधभक्ति ये कहा कि पूरे विश्व में मोदी जी हैं और कोई है नहीं। अभी ये कोरोना के समय पर लोगों के पास ले जाना पड़ेगा कि पूरे देश में कौन कौन देश है जो कोरोना से निपट करके आगे बढ़ पाया और किस तरह से मोदी जी फेल कर रहे हैं, किस तरह से वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, धांधली में लगे हुए हैं, पीएम केयर के नाम पर पैसा इकट्ठा किए हैं, और किस तरह से लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा है। ये लोग अपने अनुभव से जब समझेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, ट्विटर में उत्तर प्रदेश के एक ट्विटर अकाउंट जो भक्त था, नौजवान, उसका मार्च में ट्विटर है, ट्वीट किया जो बोलता है ना, मोदी मोदी मोदी। अप्रैल में जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, जोगी जब लाठी चला रहे थे, मार रहे थे खूब, तो बोले ये जोगी जी ही कोरोना से लड़ सकते हैं, पुलिस को पूरा ताकत दिए हैं, डंडा मार रहे हैं। मई में उन्होंने कहा पूरे विश्व में भारत आगे है और हम लॉकडाउन सफल हुआ, मोदी जी को धन्यवाद। वो सब तिथि नक्षत्र देख करके, सब डेट देख करके लॉकडाउन बढ़ाया गया, घटाया गया। अब जो है हम कोरोना से निपट गए। जून के पहले महीने में, हफ्ते में उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी जी, हम आपके भक्त थे, लेकिन हमें हमारे कंपनी से स्लिप मिला है, पहले तनख्वाह आधा किया गया था और अब क्या गया, तुम घर में बैठ जाओ, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो तुमको बुलाया जाएगा। मेरी नौकरी चली गई। उसके बाद में वो ट्वीट किया कि 2 करोड़ बेरोज़गार को आप काम देंगे बोले थे, हमारा जैसे करोड़ों नौजवानों का क्या होगा। तो एक व्यक्तिगत अनुभव होता है, दूर का सहनाई सुहाना बजे। तो इसलिए वो नज़दीक से जब देखते हैं तो उनको यकीन होता है। इसलिए हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तर्क नहीं करके, उनके अनुभव से, छोटा छोटा जो अनुभव है
उसको आपको दिखा देना है। वैकल्पिक मीडिया की बात आई कि हमें इसलिए मैसेज का काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन लाइन मीडिया है वो पेड न्यूज़ जैसे चुनाव में होता है, जैसे वो पेज 3 का जैसे खबर आप जैसा दोगे वैसे सेलिब्रिटी का फोटो आएगा, उसी तरह से राजनीतिक खबर भी ये अखबार टेलीविज़न वाले एकदम बेचना शुरू कर दिए हैं पैसे के बल पे। पूरा दलाल मीडिया है, कॉर्पोरेट मीडिया है, उसको मुनाफा है जहाँ पे। इसलिए वो जो प्रचार करते हैं तो वो जो सत्ताधारी हैं उनके पक्ष में वो उनसे उनका गलती को छुपाते हैं, झूठ को सच बोल के दिखाते हैं, और जो सवाल उठाएगा उसके ऊपर वो हंगामा करते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि राजनीतिक काम नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव में बीजेपी हार गया, लेकिन एमएलए खरीद करके अभी सरकार बना लिया। इसी तरह से अभी देखो, अब हरियाणा राजस्थान में हो रहा है, इसी तरह से कर्नाटका में हुआ। जनता के बीमारी से निपटने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, एमएलए एमपी खरीदने के लिए पैसा है, जर्नलिस्ट मीडिया हाउस खरीदने के लिए, एडिटर खरीदने के लिए पैसा है। इसलिए हमें वैकल्पिक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तभी ना हम आपके सामने आकर के इतने देर तक बात कर रहे हैं, लेकिन हमसे आपका जो वार्ता होगा वहाँ ख़त्म नहीं होगा। इस बात को और दूर तक ले जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात है, ये जो शाहनवाज भट्टी जो बात कहें कि क्या होता है, पहले जब बड़ा परिवार था तो लोग जो उनके पारिवारिक जिम्मेदारी थी कोई ना कोई संभाल लेता था, और ज़्यादातर समय वो सामाजिक राजनीतिक काम में समय दे सकते थे। लेकिन अभी जब न्यूक्लियर फैमिली हो जा रहा है तो अपने परिवार को उनको देखना पड़ता है, बूढ़े बाप माँ हो, बच्चा हो, बीवी हो या शौहर हो, तो उनको देखने के लिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, और महंगाई बढ़ रहा है। इसलिए हमारे लिए जो फुल टाइम रोज़गार के बजाय पूरी अपना ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दे राजनीति में, इसके लिए संकट है। लेकिन उसके बावजूद भी जनता के बीच से ही उनके संघर्ष के लिए हमें साधन जुटाना पड़ता है। और अभी आप देखो, ये जो रिलीफ का काम हुआ, फंसे हुए मजदूरों को चाहे आप रिलीफ दिए जिस तरह से भी, तो लोगों के पास से ही तो पैसा मिला। हमारे यहाँ बंगाल में आम्फान का तूफान हुआ, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों फेल हो गई, हजारों लोग उतरे, लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, और उनके लिए वो राहत कार्य हम कर रहे हैं। हम इस देश में वामपंथी आंदोलन शुरुआत से ही, जब भी सूखा पड़ा, जब भी फसाद हुआ, जब भी युद्ध हुआ, जब भी कोई और भी परेशानी का संभव आया, तो हम स्वास्थ्य हो, खाद्य हो, ये लेकर के जैसे मांग किए वैसे हमने सेवा मूलक काम भी किए। ये बेशक क्रांतिकारी काम नहीं है, लेकिन क्रांति का काम आगे बढ़ सकता है अगर आप जनता के लिए, जनता के परेशानी के वक्त उनके साथ आ सकते हैं, और तब जनता के ऊपर वो भरोसा, जनता भरोसा तैयार होता है हमारे ऊपर, और वो फिर सहायता लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हमको वो संसाधन जुटाना पड़ेगा, चाहे लोक बल हो चाहे अर्थ बल हो। हम तो ये बड़े बड़े कंपनियों का देश को बेच करके उनसे पैसा लेकर चुनाव नहीं लड़ते, हमें देश को बचाना है। देश को बेचने वाले के पास कमीशन रहेगा, देश को बचाने वाले के पास जनता के साथ से हमारे को साधन जुटाना पड़ेगा। ये शिवम ने कह रहा कि ट्विटर में कम से कम 10 घंटा ट्विटर में एक्टिव रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सामाजिक मीडिया में सारा टाइम आप सोशल मीडिया में रहोगे तो वो भी ठीक नहीं है। मैं भी ट्विटर में हूँ, salim.comrade आप देखोगे, लेकिन एक तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ज़्यादातर बीच आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, ज़्यादातर आपको संघर्ष और संगठन के काम में रहना पड़ेगा। लेकिन उस काम को आगे बढ़ाने के लिए और उस काम की बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको सोशल मीडिया में, जो लोग सोशल मीडिया में एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे कुछ लोगों को ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा और बाकी लोगों को उसके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। ये दल बदल लूँ एमएलए एमपी का सर तुरंत प्रभाव से रद्द होनी चाहिए। ये हमारे देश में कानून है, लेकिन इस देश में कानून दूसरों के लिए है, सत्ताधारी के लिए नहीं है। ये जो आरएसएस वाले हैं ना, उनसे पूछना, जो चरित्र की बात करते हैं ना, तो उनके जितने स्पीकर हैं, जब दल बदलू कोई होता है तो उसको निकालते नहीं हैं। उनको उत्तर प्रदेश से लेकर के, कर्नाटका से लेकर के अभी आप राजस्थान तक देखोगे, उनको सराहता है। और यही मीडिया जो दलाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये अगर
पहले दल बदलू होता था तो उसको गाली देते थे, अब ये कहते हैं कि आप अपने दल के मेंबर को बचा नहीं पाए तो बिकेगा ही। वो नजरिया को ट्विस्ट करते हैं। अरशद खान ये कह रहा है कि हमारे पार्टी में अन्य पार्टियों की तरह कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं दिया जाता है। ऐसे अगर कोई स्पेसिफिक है तो उस जिला, उस एरिया, उस क्षेत्र का, उस संगठन के बारे में आप अपने उस संगठन के जो नेतृत्व है उसके साथ संपर्क साधेंगे। ऐसा नहीं है। हमारा पार्टी कार्यकर्ताओं का पार्टी है। मैं पॉलिट ब्यूरो का मेंबर हूँ, लेकिन एक अदना सा कार्यकर्ता, और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर सभी एक्टिविस्ट हैं, सभी कार्यकर्ता हैं और सभी नेता हैं, लेकिन उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है और जो जितना उस जिम्मेदारी को निभाता है उसको उस तरह से जिम्मेदारी उसके ऊपर और सौंपी जाती है। और ये अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है तो वो खामी है, वो कमज़ोरी है। उसको दूर करने के लिए हम पार्टी प्लेनम में बातचीत किए हैं और उसको हम लागू कर रहे हैं। और आप हरियाणा में हो या अन्य प्रांत में हो, जिस ज़िले में हो, वहाँ अगर स्पेसिफिक ऐसा मामला है तो वो संगठनात्मक पहलू है, उसको भी हम बेशक हमें सही करना पड़ेगा। लेकिन इसके ज़रिए मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कार्यकर्ता के बल से ही हमारे कामकाज आगे बढ़ता है और हमारी पहचान बढ़ती है। सीताराम येचुरी क्या बोले, मोहम्मद सलीम क्या बोले, उससे गांव में कोई असर नहीं पड़ता अगर गांव वासियों के पास हमारी बात नहीं पहुंचती है और उनको हम लामबंद करके उनके सवालों को लेकर हम अगर संगठन और संघर्ष नहीं बनाते हैं। मैं काफ़ी देर तक बात की और अभी कई सवाल और भी रह गया। रोज़ाना आपका ये फेसबुक लाइव हो रहा है, अलग अलग संगठक नेता आपसे बात कर रहे हैं और एक ही बात को रोज़ाना दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग विषय पर लोग बात कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस देश का भविष्य और विश्व का भविष्य और पूरे मानव सभ्यता का भविष्य युवा पीढ़ी होते हैं। युवाओं के अंदर ये एहसास होना चाहिए और हमारे अंदर भी ये एहसास होना चाहिए। और ये चे का ये कहना है, चेक पेवारा का, कोई भी संगठन अगर नए पीढ़ी के साथ उनका नाता जुड़ता नहीं है तो वो संगठन आगे नहीं बढ़ता। तो क्रांतिकारियों का एक बड़ा जिम्मेदारी है नए पीढ़ी के साथ ये नाता बनाना और जोड़ना। और दूसरी बात यह है कि हम आज के इस संकट के स्थिति में जो समस्या हमारे सामने है उसका विकल्प वामपंथियों के पास ही है। और दक्षिण पंथा और पूंजीवाद पूरे विश्व में फेल हुआ, हमारे देश में भी फेल हो रहा है। जो लोग ये कह रहे थे कि खुद बचने से पार हो जाओगे, अब ये पता चल रहा है कि खुद आप नहीं बच सकते, सबको लेके बचना पड़ेगा। समानता के आधार पर, एकता के आधार पर हमें क्रांतिकारी सोच लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और पूंजीवाद का जो संकट है उससे निपटने के लिए समाजवाद के रास्ते को हमें अपनाना पड़ेगा। युवा पीढ़ी को ये सोच, उनके अंदर न उदारवादी सोच पैदा किया गया था कि तुम्हारा भी होगा, तुम भी अनिल अंबानी बन जाओगे, मुकेश अंबानी बन जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें एक अच्छे नागरिक बनना पड़ेगा। नागरिक जो अधिकार है उसको हमें छीनना पड़ेगा, हम अकेले छीन नहीं सकते। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से हमें लोकतांत्रिक ढंग से संगठन को जुड़ाव पैदा करना पड़ेगा लोगों के बीच में। और लोकतांत्रिक आंदोलन, जनतांत्रिक आंदोलन, जनवादी आंदोलन जब आगे बढ़ेगी, मजदूर, किसान, महिला, उनकी जो समस्या है, उनकी समस्याओं के समाधान के साथ साथ हमारे नए पीढ़ी, नौजवान, उनका जो रोज़गार, उनका जो अशिक्षा, उनका आवास का जो संकट है, जो समस्या है, उसको भी हम दूर कर पाएंगे। चलो, जय भगवान ने शुक्रिया अदा किया, मैं भी आप सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। लाल सिंह।